स्काईपिया आर्क वन पीस एनिमे सीरीज का 13th आर्क है। इसकी शुरुआत में स्ट्रॉ हैट स्काई आइलैंड स्काईपिया पहुंचते हैं गोल्ड की तलाश में और उन्हें आगे पता चलता है कि आइलैंड एक डेंजर में है और वो एक क्रूएल गॉड एनल या फिर एनरू के हाथों तबाह होने वाला है। हेलो एंड स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं सोरा संजू। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। मेरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। नॉकअप स्ट्रीम को राइड करने के बाद स्ट्रॉ हैट्स अपने आप को सी ऑफ क्लाउड्स में पाते हैं। इसके पहले कि उन्हें रिलैक्स करने का मौका मिलता, उन पर एक स्ट्रेंज मैन अटैक कर देता है जिसने मास्क पहना हुआ था और वो क्लाउड्स को राइड कर रहा था। स्ट्रॉ हैट्स अपने आप को डिफेंड करने में नाकाम रहे और तभी खुशकिस्मती से उन्हें एक ओल्ड नाइट बचा लेता है जो एक बर्ड को राइड कर रहा था जिसका नाम गनफॉल होता है। उसके पास डेविल फ्रूट एबिलिटी भी थी जिसका नाम था पेरी। वो आदमी क्रू को बताता है कि वहाँ की थिन एयर की वजह से वो सब गोरिल्ला के खिलाफ नहीं लड़ पाए, जिसके तुरंत बाद क्रू कहती है कि उन्हें अब धीरे धीरे इसकी आदत होने लगी है। जाने से पहले गनफॉल उन्हें एक विसल देता है जिसकी हेल्प से जब भी कभी वो किसी मुसीबत में हो तब उसे अपनी हेल्प के लिए उसे बजाकर बुला सकते हैं। कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद सब हेवन गेट पहुंचते हैं जो स्काईपिया की एंट्रेंस है, जहां उनसे 1 बिलियन एक्सटोल्स की डिमांड की जाती है एंट्रेंस फी की तरह। पर पूरे क्रू को कोई आइडिया नहीं था कि एक्सटोल्स क्या होते हैं, जिसके जवाब में गेट कीपर अमेज़न ये कहती है कि उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता वो आगे क्या करते हैं, और उन्हें ये नहीं बताती कि अगर वो बिना फी के अंदर जाएंगे तो उन्हें क्रिमिनल कंसिडर किया जाएगा। कुछ ही टाइम में कोइंग मैरी एंजल आइलैंड पहुंच जाती है जो स्काईपिया का मेन पार्ट है, जहां पर वो सभी एक लड़की जिसका नाम कॉनिस है और उसके फादर पागाया से मिलते हैं। वो लोग क्रू को अपने घर में आने देते हैं ताकि वो सब उन्हें स्काईपियन सोसाइटी से इंट्रोड्यूस करवा सके, पर नामी ओशन के पास रहने का डिसाइड करती है और पागाया का वेवर ट्राई करती है जो एक जेट स्काई की तरह सिमिलर डिवाइस है जो किसी शिप से अलग बिना विंड पावर के अपनी खुद की पावर पर चलती है। जब कॉनिस डायल्स का यूज करना सिखा रही होती है, नामी वेवर से एक पास के आइलैंड तक पहुंच जाती है जिसमें डीप और ह्यूज फॉरेस्ट होते हैं। जब सांजी ध्यान देता है कि नामी गायब है, तब कॉनिस और पागाया बताते हैं कि पास के आइलैंड का नाम अपर यार्ड है और अपर यार्ड एक फॉरबिडन प्लेस है क्योंकि वहां पर गॉड एनरू और उसके प्रीस्ट रहते हैं जहां किसी को भी कदम रखने की परमिशन नहीं है। ये सुनते ही लूफी जोश से भर जाता है और अपने क्रू को कमांड देता है कि अपर यार्ड जाने के लिए रेडी हो जाओ ताकि वो सब नामी को रेस्क्यू कर सके। पर वो ये भी साफ कर देते हैं कि नामी को रेस्क्यू करने के अलावा उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी अपर यार्ड में जाने का है क्योंकि वो अपर यार्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं एडवेंचर के लिए। अपर यार्ड पर नामी विटनेस करती है कि एनरू के प्रीस्ट एक आदमी का पीछा कर रहे हैं जो वहां पर असल में उस आइलैंड का ट्रेजर ढूंढते हुए आया था। इसके पहले कि एनरू के प्रीस्ट कुछ करते, एनरू खुद ही एक्ट करता है और अपनी पावर को शो करते हुए वो एक मैसिव एनर्जी बीम को हवा से फायर करता है और उस ट्रेजर हंटर को धूल में मिला देता है। प्रीस्ट के ग्रुप का गेदासु एक्सप्लेन करता है कि उनका टाइम खत्म हुआ और बताता है कि और 7 क्रिमिनल का ग्रुप नजर आया है। ये सुनते ही नामी समझ जाती है कि वो और किसी की नहीं बल्कि उनके क्रू के बारे में कह रहे हैं और इसीलिए नामी वापस एंजल आइलैंड की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ एंजल आइलैंड के बीच पर क्रू का सामना दी वाइट बेरेट्स से होती है जिनका लीडर मैकनेली होता है। वाइट बेरेट्स स्काईपिया के लोएस्ट लेवल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट होती है। वाइट बेरेट्स एक्सप्लेन करते हैं कि असल में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स क्रिमिनल है और स्काईपिया में इलीगली एंटर करने की पनिशमेंट में अब उन्हें और ज़्यादा फी भरनी पड़ेगी और अगर एक्सटोल्स को बेली में कन्वर्ट करे तो उन्हें 1 बिलियन बेरी देनी पड़ेगी। क्रू डिसाइड करते हैं कि वो नामी के लौटने का वेट करेंगे। वेट करते हुए भी अगर वो छोटी छोटी हरकत कर रहे होते तो उनका क्रिमिनल लेवल बढ़ा दिया जाएगा। आखिर में जब नामी आ जाती है तब उसे फी के बारे में पता चलता है, तब वो गुस्से से पागल हो जाती है और जोर जोर से
चिल्लाने लगती है, जिसके जवाब में व्हाइट बीयर्स उन पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें अकेला लूफी ही कुछ टाइम में हरा देता है। पर ऐसा करने से उनका क्रिमिनल लेवल बढ़ जाता है और अब वो क्लास 2 के क्रिमिनल बन जाते हैं, जिसके साथ प्रीस्ट डील करते हैं। शिप पर नामी, चॉपर, रॉबिन और जोरो पैकिंग करने लगते हैं वहां से निकलने के लिए, जबकि लूफी, सांजी और उसॉप फूड और सप्लाईज के लिए पागाया के घर जाते हैं। अचानक से एक सुपर एक्सप्रेस स्पीड श्रिम्प शिप को पकड़ लेती है और उसे एंजल आइलैंड से दूर अपर यार्ड ले जाती है। उन्हें रेस्क्यू करने के लिए लूफी, सांजी और उसॉप कॉनिस की हेल्प लेकर लवली स्ट्रीट जाते हैं एक बोट का इंतजाम करने। कॉनिस उन्हें अपना डायल पावर्ड शिप कारासुमारू कुछ टाइम के लिए देती है। जाने से पहले लूफी एक बात नोटिस करता है कि कॉनिस पूरे टाइम घबराते हुए शेक कर रही थी। पूछने पर कॉनिस बताती है कि असल में उस श्रिम्प को कॉनिस ने ही शिप को अपर यार्ड ले जाने को कहा था। वो उन्हें बताती है कि गॉड एनरू की इच्छा है कि क्रिमिनल्स को अपर यार्ड पहुंचाया जाए और उनकी बात ना मानना मतलब डेथ। इतना कहते ही सब लोग उसके पास से दूर भाग जाते हैं और तभी एनरू एक मैसिव एनर्जी बीम कॉनिस के ऊपर फायर करता है, पर नाइट गनफॉल उसे बचा लेता है। वो कहता है कि अब कॉनिस और उसके डैड दोनों ही क्रिमिनल कंसिडर किए जाएंगे। वो उन्हें अपने घर ले जाएगा जो एनरू के रेंज से बाहर है। एनरू की पावर को देखने के बाद भी तीनों पायरेट्स डरते नहीं हैं और बिना डरे अपर यार्ड की तरफ चल पड़ते हैं। नामी, जोरो, रॉबिन और चॉपर अपने आप को और शिप को एक बहुत बड़े सैक्रिफिशियल अल्टर पर पाते हैं जो शार्क से घिरा हुआ था। एक वाइन का यूज करते हुए क्रूज शिप से लैंड तक पहुंच जाता है, पर चॉपर शिप पर ही रहकर उसे गार्ड करने का फैसला करता है। वाइन पर स्विंग करते हुए जोरो टार्जन जैसी साउंड निकालता है और नामी को आइडिया देता है कि ऐसे चिल्लाकर हमें एक दूसरे को सिग्नल देना चाहिए। लूफी का ग्रुप भी अपर यार्ड में एंटर होता है और वो मिल्की रोड से ट्रैवल करते हैं जो एक क्लाउड रिवर है। आगे चलकर वो रिवर 4 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसमें हर एक का एक नाम होता है। ऑडियल्स ऑफ स्वॉम्प, ऑडियल्स ऑफ आयरन, ऑडियल्स ऑफ स्ट्रिंग और ऑडियल्स ऑफ बॉल्स। लूफी ऑडियल्स ऑफ बॉल्स को चुनता है क्योंकि वो उसे फनी लगता है और कुछ ही देर बाद वो खुद को एक फॉरेस्ट एरिया में पाते हैं। वहां पर क्लाउड की फ्लोटिंग बॉल्स भी उनके आसपास घूम रही थी। हर सरप्राइज बॉल अलग अलग चीज कंटेन करती थी, जैसे किसी में स्नेक्स, किसी में एक्सप्लोजिव्स और किसी में हार्मलेस फ्लावर्स। तभी वहां पर एक प्रीस्ट सातोरी सामने आता है, पर उन्हें पता चलता है कि किसी तरह मंत्रा नाम की एक एबिलिटी से वो उन सब का माइंड पढ़ सकता था। एक बहुत ही लंबे और डिफिकल्ट बैटल के बाद किसी तरह उसके एबिलिटी का वीक पॉइंट ढूंढकर वो उसके अटैक को उसके ऊपर ही, और इसी बैटल में सांजी अपना न्यू मूव पहली बार यूज करता है जिसका नाम था कॉनेस, जो काफी थी सातोरी को नॉकआउट करने के लिए। गॉनफॉल के घर पर वो कॉनिस और उसके डैड को बताता है कि गुरिल्लाज, जिन्हें शैंडियंस कहते हैं, और स्काइपिया के बीच एक कांस्टेंट वॉर चल रहा है अपर यार्ड के कंट्रोल के लिए, और उनका प्रीवियस रूलर और गॉड ने पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, पर जब एनरू ने टेक ओवर किया तब से लगभग पीस खत्म ही हो गया। उधर सैक्रिफिशियल अल्टर पर शूरा आता है ये देखने के लिए कि शिप में कौन कौन है, पर उसे वहां सिर्फ चॉपर ही मिलता है। अपने आप को डिफेंड करने के लिए चॉपर गॉनफॉल को बुलाने के लिए विसल ब्लो करता है, पर तब तक शूरा अपने फायर बेस्ड अटैक से शिप को भारी नुकसान पहुंचा चुका था। इससे पहले कि वो चॉपर को मार पाता, गॉनफॉल आकर उस पर अटैक कर देता है। शूरा अपनी ऑडियल्स ऑफ स्ट्रिंग को एक्टिवेट करता है और कुछ इनविजिबल स्ट्रिंग्स शूट करता है जिन्हें वो वेपन्स की तरह यूज करता था। गॉनफॉल अपना डेविल फ्रूट यूज करता है और चॉपर क्लाउड्स में गिर जाता है। इधर उधर देखने के बाद जोरो का क्रू इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि अपर यार्ड असल में जाया का ही एक पार्ट है, और स्पेशली ये गोल्डन सिटी की लोकेशन है जिसका जिक्र लायर नोलैंड की कहानी में था। दूसरे शब्दों में ये कि गोल्ड सिटी असल में पानी में नहीं डूबी थी, बल्कि वो स्काई में नॉकअप स्ट्रीम की वजह से लॉन्च हो गई थी। जब चॉपर होश में आता है वो देखता है कि वो और गॉनफॉल दोनों सेफ है सैक्रिफिशियल अल्टर पर। उन दोनों को जायंट साउथ बोर्ड फ्लॉक ने बचाया था। शैंडियन की ट्राइब में एक गर्ल जिसका नाम आइजा होता है,
वो भी मंत्र यूज कर सकती थी। वो फाइनली रिवील करती है कि लड़ाई में सातोरी और गॉनफॉल दोनों हार गए हैं। इस बात को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हुए वाइपर, शैंडियन ट्राइब का लीडर जिसने कि स्ट्रॉ हैट्स पर पहले भी अटैक किया था, वो अपर यार्ड को इन्वेड करने का डिसाइड करता है। वो और उसकी ट्राइब मिलकर बचे हुए प्रीस्ट से फाइट करते हैं। जब वाइपर लूफी के ग्रुप से मिलता है, वो उन्हें वॉर्न करता है इंटरफेयर करने से और आइलैंड छोड़ने के लिए भी कहता है। शैंडियन और प्रीस्ट के बीच में लड़ाई हो रही होती है और तभी शैंडियन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कामाकीरी हार जाता है। इतना सुनकर ही वाइपर वहां से सबको रिट्रीट करने कहता है। नामी, जोरो और रॉबिन अल्टर पर वापस लौट जाते हैं और उसी टाइम लूफी का ग्रुप भी वहां आ जाता है। अंधेरा होने वाला था, इसीलिए सभी फॉरेस्ट में ही कैंप करते हैं, क्योंकि अगर वो गोइंग मैरी में सोते हैं तो वो रूम के लिए लड़ाई करते और गोइंग मैरी को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा देते। क्रू अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को बताते हैं और फिर नामी, चाया और स्काइपिया के मैप को एक साथ रखती है, जिससे एक स्कल की इमेज फॉर्म होती है और लायर नोलैंड के लॉग बुक के हिसाब से सिटी ऑफ गोल्ड स्कल की राइट आई में है। जब उन्हें सिटी ऑफ गोल्ड का पता चलता है तब वो वहां चोरी करने का फैसला करते हैं, सी में वापस जाने से पहले। सेलिब्रेट करने के लिए लूफी एक बॉनफायर स्टार्ट करता है, पर नामी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ऐसा करने से प्रीस्ट का उनकी तरफ अटेंशन आएगा। कुछ वुल्फ्स के साथ स्ट्रॉ हैट्स फायर के अराउंड डांस करते हैं जैसे कि वो एक गोल्ड फेस्टिवल की ईव हो। इस टाइम तक गॉनफॉल को भी होश आ जाता है और वो रॉबिन को बताता है कि जो भी चीज ब्लू सी से व्हाइट सी में आई थी वो बहुत ही वैल्यूएबल है और सबसे ज्यादा जो चीज वैल्यूएबल है वो है डर्ट और सॉइल, जिसे वर्थ कहते हैं, जिसमें प्लांट लाइफ क्लाउड से कई ज्यादा अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकती है। और इसी कारण ही स्काइपियंस का इससे एक रिलीजियस रेवरेंस भी है। बहुत टाइम पहले जब अपर यार्ड स्काई में लॉन्च हुआ तब इसे एक होली लैंड कंसिडर किया जाता था और इसके कंट्रोल के लिए ही नेटिव शैंडियंस के साथ स्काइपियंस की वॉर शुरू हुई थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब वूसॉप रिवर के पास जाता है टॉयलेट करने के लिए, उसे एक स्ट्रेंज फिगर दिखता है जो गोइंग मैरी को रिपेयर कर रहा था, पर फॉग की वजह से वो कुछ ठीक से नहीं देख पाता। जब सुबह होती है और वो सब गोइंग मैरी को देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि शूरा की फाइट से हुआ डैमेज रिपेयर हो चुका है और सारुयामा अलायंस के किए गए सारे अपग्रेड्स भी आ चुके हैं। ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग बात थी क्योंकि ना सिर्फ उस आदमी ने स्ट्रॉ हैट्स की एनिमी टेरिटरी में हेल्प की, बल्कि वो ये भी जानता था कि गोइंग मैरी ओरिजिनली कैसी दिखती थी। सब फैसला करते हैं कि वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे और शिप को अल्टर से उतारते हैं। नामी एक प्लान बनाती है जिसके हिसाब से लूफी, जोरो, चॉपर और रॉबिन गोल्ड सिटी जाएंगे और नामी, ऊसॉप और सांजी गोइंग मैरी और गॉनफॉल के साथ अपर यार्ड के बाहर जाएंगे। दूसरी तरफ वाइपर राकी को पनिश कर रहा होता है, जो एक बैग ऑफ डर्ट के साथ पकड़ा जाता है जो उसे आइजा ने दी थी। कामाकीरी उसे ऐसा करने से रोकता है, ये कहकर कि वो अभी भी लड़ सकता है, पर वाइपर एक लास्ट अटैक करता है अपने सोल्जर्स को ये बताते हुए कि जो भी सोल्जर अपने वाउंडेड कॉमरेड्स की बॉडी के ऊपर से वॉर को जीतने के लिए नहीं निकल सकते, उन्हें नहीं जाना चाहिए। अब क्योंकि शैंडियन और स्ट्रॉ हैट्स एक साथ आइलैंड में आ चुके हैं, अब उनका सर्वाइवल गेम शुरू हो जाता है। लूफी का ग्रुप गोल्ड सिटी की तलाश में निकलता है, पर उन्हें रास्ते में एक जाइगेंटिक पाइथन मिल जाता है। इस अटैक की वजह से ग्रुप सेपरेट हो जाता है और सिर्फ रॉबिन ही सही रास्ते पर होती है। उधर गोइंग मैरी पर गॉनफॉल एक्सप्लेन करता है कि कैसे डायल्स वेपन की तरह यूज किए जा सकते हैं और वो अपने इम्पैक्ट डायल को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। शैंडियंस भी अपने रास्ते पर बढ़ रहे थे, पर उनका इनकाउंटर शूरा के साथ हो जाता है और वो उसके ऑर्डरल्स ऑफ स्ट्रिंग्स में फंस जाते हैं, पर वाइपर उसे अवॉइड कर लेता है और शूरा को अपने रिजेक्ट डायल से हरा देता है। रिजेक्ट डायल असल में इम्पैक्ट डायल का एक इंस्टिंक्ट वर्जन है जो अटैक की पावर को मल्टीप्लाई कर देता है, पर इसका असर यूजर पर भी होता है। स्ट्रॉ हैट्स और शैंडियंस
और भी आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें रोकने के लिए एनरू अपने 50 डिवाइन सोल्जर्स को डिप्लॉय करता है उनसे फाइट करने के लिए। इस पॉइंट तक एनरू ने प्रिडिक्ट कर लिया था कि कुछ ही घंटों में उनमें से सिर्फ 5 पार्टिसिपेंट्स ही सर्वाइवल गेम में बचेंगे। इस नंबर में वो खुद को भी इंक्लूड करता है। आगे चलकर जोरो को शैंडियन के वॉरियर ब्राहम को फेस करना पड़ता है, जिसे वो 36 पाउंड कैनन से हरा देता है। उसी समय लूफी का भी सामना वाइपर से फिर एक बार होता है। उनकी फाइट चल रही होती है कि तभी वो जायंट पाइथन लूफी को निगल लेता है, जिस वजह से फाइट इंटरप्ट हो जाती है। चॉपर का भी एनकाउंटर प्रीस्ट गेदावासु से हो जाता है, पर वो उसे हरा देता है और गेदावासु अपने खुद के ही ऑर्डर ऑफ सॉर्म्स में फंस जाता है और फिर वो ब्लू सी में गिर जाता है। रॉबिन भी किसी एंशिएंट रूइंस में यामा से मिलती है और उसे हरा देती है। दूसरी तरफ गोइंग मैरी में एनरू गॉनफॉल के सामने अपीयर हो जाता है और बताता है कि अब उसका कोई भी काम नहीं है इस आइलैंड के लिए और वो जल्द ही उसे छोड़ने वाला है। जैसे ही उसॉप और सांजी को वो दिखता है, वो उस पर अटैक कर देते हैं और एनरू उन पर अपने डेविल फ्रूट एबिलिटी का यूज करते हुए उन पर इलेक्ट्रिसिटी गिरा देता है, जिसके तुरंत बाद ही वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। उधर लूफी पाइथन के स्टोमक में होता है, जहां वो टन्स ऑफ गोल्ड और रूइंस देखता है, पर उसे वहां से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिखता और उसे अभी तक ये लग रहा था कि वो एक केव में है। बोर होने की वजह से एनरू भी सर्वाइवल मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए सोचता है और शैंडियन वॉरियर कामाकिरी पर अटैक कर देता है, पर ना चाहते हुए भी इलेक्ट्रिक अटैक्स बाकी के वॉरियर्स जो रिवर साइड पे थे उन्हें भी नॉकआउट कर देता है। बहुत घंटे बीत जाते हैं और अब सर्वाइवल गेम में सिर्फ 25 मेंबर ही बचते हैं। जैसे प्रिडिक्शन एनरू ने की थी, वैसा करने के लिए वो सर्वाइवल गेम को थोड़ा और टफ बना देता है। इन सब के बीच में आखिरकार रॉबिन सिटी ऑफ गोल्ड पहुंच ही जाती है, जो क्लाउड की डिफरेंट लेयर से सेपरेट हो रखा था, पर वहां गोल्ड का कोई निशान नहीं था और उसे पता चलता है कि सिटी में एक पोनिग्लिफ है, स्पेशली गोल्डन बेल के पास। उसे वहां कहीं भी गोल्डन बेल नहीं दिखती। उधर चॉपर एक जायंट बीन स्टॉक पर चढ़ जाता है गोल्ड सिटी को ढूंढने के लिए, पर वो आखिर में प्रीस्ट ओम के एरिया में पहुंच जाता है, जो चॉपर को बैडली वाउंड कर देता है। उधर गोइंग मैरी पर आइजा भागने की कोशिश करती है और नामी उसका पीछा करती है और तभी जायंट पाइथन वहां आ जाता है। पाइथन उन पर अटैक करने लगता है क्योंकि लूफी कंटिन्यूसली उसके स्टोमक में हिट किए जा रहा था। पाइथन से बचने के लिए नामी और आइजा वेवर का यूज करते हैं, पर वो बहुत ही डीप फॉरेस्ट में पहुंच जाती है। उसी टाइम पर जो साउथ बर्ड जोरो के पीछे फूड के लिए फॉलो कर रहा था, वो जोरो का बैग चुराने की कोशिश करता है, पर वो जोरो को ही अपने साथ स्काई में ले जाता है। बाद में वो उसे ड्रॉप कर देता है जब उस पर जायंट पाइथन अटैक करने लगता है। जब वो पाइथन उन पर अटैक करता है, जोरो फाइट करने का फैसला करता है और इन सब में ओम और उसका ग्रुप पाइथन के स्टोमक में चला जाता है, जहां उन्हें लूफी मिलता है। रूइंस ऑफ द गोल्ड सिटी शैंडोरा में रॉबिन की मुलाकात एनरू से होती है, जो उसे बताता है कि उसने ही बिल्डिंग से गोल्ड लिया है, पर वो बाद में इंटरेस्ट शो करता है जब रॉबिन गोल्डन बेल्स के बारे में मेंशन करती है। और आइलैंड की दूसरी तरफ जहां गोइंग मैरी है, वहां एक सोल्जर आता है और सबको वार्न करता है कि एनरू स्काई आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने का प्लान कर रहा है। जैसे ही वो ये कहता है, एनरू उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी अटैक कर देता है, जिसमें उस सोल्जर के साथ पागाया भी आ जाता है और अब सिर्फ कॉनिस ही बची है सबको एंजल आइलैंड पर वार्न करने के लिए। एनरू फिर अपने और रॉबिन के ऊपर के क्लाउड को हटा देता है, जिसकी वजह से जोरो और पाइथन वहां पहुंच जाते हैं जहां वो होता है। गॉनफॉल और नामी पाइथन से बच जाते हैं, पर वो लूफी और आइजा को पीछे ही छोड़ जाते हैं, जिसके बाद एनरू पाइथन को इलेक्ट्रीफाई कर देता है और ये अनाउंस करता है कि अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं सर्वाइवल गेम को खत्म होने में और 6 सर्वाइवर्स हैं। इसीलिए गेम खत्म होने के बाद उनमें से किसी एक सर्वाइवर को वहां से जाना होगा। उसके बाद एनरू ये समझाता है कि वो क्यों स्काइपिया के लोगों को मारना चाहता है। वो बताता है कि स्काइपिया के लोग अननेचुरल हैं और एक गॉड होने की वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर चीज को नेचुरल ऑर्डर में बनाए रखे।
सब डिस्ट्रॉय करने के बाद वो सभी लोगों को अपने साथ फेरी वर्थ ले जाएगा, जो एक इन्फिनिट साइज का वर्थ का पीस ऑफ लैंड है, और वो वही जगह है जहां गॉड्स नेचुरली रहते हैं। जिसके बाद गॉनफॉल उस पर अटैक करता है और वो आसानी से मारा जाता है। जिसके बाद गॉनफॉल की प्रिडिक्शन एकदम सही होती है और अब उसके हिसाब से सिर्फ एनरू, वाइपर, ज़ोरो, रॉबिन और नामी ही जिंदा बचे हैं। रॉबिन उसे कहती है कि वो ऐसे ही सब कुछ नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता क्योंकि उसे गोल्डन बेल ढूंढनी है। इसके बाद एनरू उस पर अटैक कर देता है। ज़ोरो जवाब में उस पर अटैक कर देता है और उसके बाद वाइपर सी स्टोन यूज करता है, जिसकी वजह से एनरू का डेविल फ्रूट शट ऑफ हो जाता है और फिर वो रिजेक्ट डायल का यूज करके उसे मार देता है। पर सी स्टोन की वजह से एनरू अपना हार्ट वापस से स्टार्ट कर देता है और वापस जिंदा हो जाता है। एनरू सारे फाइटर्स को डिफीट कर देता है, जिसके बाद सिर्फ नामी ही बचती है। पर नामी कहती है कि वो फाइट नहीं करेगी और उसके साथ चलेगी क्योंकि उसे पता था कि वो उसे हरा नहीं सकती। पर नामी अपने साथ वेवर ले जाती है जिसे वो कभी भी वहां से सही टाइम पर भाग सके। नामी का प्लान यूजलेस साबित हो जाता है क्योंकि एनरू कहता है वो आर्क मैक्सिम, जो एक फ्लाइंग शिप है, उससे वहां से जाएगा, जिसमें वो खुद एज ए एनर्जी सोर्स यूज होगा और सिटी के गोल्ड को कंडक्टर की तरह। किसी तरह लूफी पाइथन के पेट से बाहर निकलता है और आइजा अपने मंत्रा का यूज करके लूफी को उसकी तरफ बुलाती है। फिर वो रॉबिन से मिलता है जो पूरी तरह से होश में नहीं थी। रॉबिन उसे पूरी सिचुएशन समझाती है। उधर एंजल बीच पर कॉनिस सबको समझाती है कि स्काइपिया खत्म होने वाला है और उन्हें वहां से निकलना ही होगा, पर कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता, जिसकी वजह से वो गुस्से में आ जाती है और कहती है वो एनरू को गॉड नहीं मानती। जिसके तुरंत बाद सब लोग उससे दूर हट जाते हैं, ये सोचकर कि अब उसके ऊपर लाइटनिंग गिरने वाली है, पर ऐसा नहीं होता। कॉनिस समझाती है कि कुछ देर में वैसे भी पूरा स्काइपिया खत्म होने वाला है, तो एनरू के लिए किसी एक आदमी को मारना इतना जरूरी नहीं है। इतना सुनकर सब लोग उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं। इस पास से वहाँ भगदड़ मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं, पर फिर व्हाइट बेरेट्स मैनेज करके इवैक्यूएशन को ऑर्डर में लाते हैं। उसके बाद कॉनिस अपर यार्ड की तरफ जाने लगती है, स्ट्रॉ हैट्स को स्काइपिया के बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। रॉबिन से सारी बात जानने के बाद लूफी एनरू के पास पहुंच जाता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। एनरू ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि वो वैसे तो एक गॉड है, फिर भी उसके किसी भी इलेक्ट्रिक अटैक लूफी पर असर नहीं कर रहे। लूफी बताता है क्योंकि वो रबर है और लूफी उसके लॉगिया टाइप एबिलिटी को बाईपास कर सकता है और उसे फिजिकली हर्ट भी कर सकता था। एनरू उसके बाद थोड़े टाइम के लिए काम हो जाता है और वो दूसरे मोड में स्विच कर जाता है और आसपास टेलीपोर्ट करने लगता है और वो लूफी के मूव्स को भी प्रेडिक्ट कर पा रहा था अपने मंत्रा एबिलिटी से। जिसके बाद आर्क मैक्सिम एयर में लॉन्च हो जाती है और लूफी को वहां कुछ टाइम के लिए अपर हैंड मिल जाता है, जब तक एनरू एक गोल्ड के बड़े से बॉल को लूफी के आर्म में अटैच नहीं कर देता, जिसकी वजह से लूफी शिप से वापस बाहर गिर जाता है और अपर यार्ड में पहुंच जाता है। फाइट के दौरान एनरू ने आर्क मैक्सिम को यूज करके एक प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी जिसका नाम था डेथ पिया। इस प्रोसेस में बहुत सारे मैसिव थंडर क्लाउड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी पावर्स को एनरू एम्पलीफाई, इसमें इतनी पावर थी कि वो स्काई आइलैंड को तबाह कर सकती है। लूफी के जाने के बाद नामी एनरू के खिलाफ फाइट शुरू करती है और वो अपने क्लाइमाटैक्ट के थंडरबॉल्स का यूज करती है उसके वीकर अटैक्स को डिफेंड करने के लिए। सांजी और उसॉप फाइनली होश में आते हैं और सांजी नामी को रेस्क्यू करने का फैसला करता है। शिप तक पहुंचने के लिए सांजी उसॉप को ग्रैबल करने के लिए फोर्स करता है और वो शिप पर पहुंच जाते हैं। शिप डेक पर उसॉप एनरू को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इतने में नामी वेवर को लेकर शिप से क्लाउड्स में छोड़ने की कोशिश करती है, पर वो इसमें फेल हो जाती है। एनरू फिर उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उन दोनों को बचाने के लिए बीच में सांजी आ जाता है। असल में सांजी ने पहले ही शिप में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, जिस वजह से शिप में एक्सप्लोजन होने लगता है। एनरू शिप को ठीक करने के लिए भागता है और इतने टाइम में ही नामी और उसॉप सांजी को लेकर वहां से कूद जाते हैं। एनरू इमरजेंसी डायल से शिप को फिर भी फ्लाई करने के लिए मैनेज कर लेता है
और आइलैंड्स पर थंडरबोल्ट्स बरसाना कंटिन्यू रखता है। शैंडोरा के रूइंस में लूफी रिकवर कर लेता है और आइजा और रॉबिन के साथ वहां से बीनस्टॉक की तरफ भागता है, जबकि उसके हाथों में अभी तक वो गोल्डन बॉल अटैच थी। इस टाइम तक वाइपर, ज़ोरो और गनफॉल भी होश में आ चुके होते हैं और नामी उन्हें बताती है कि सब गोइंग मैरी की तरफ भागे और वो अपने वेवर का यूज करती है लूफी तक पहुंचने के लिए, ताकि वो उसे भी अपने साथ ले जा सके। तभी वाइपर को एक स्टोरी याद आती है जो उसने अपने बचपन में सुनी थी। इस स्टोरी में बताया गया था कि क्या हुआ था असलियत में जब नोलैंड जाया आया था। लूफी बीनस्टॉक जा रहा होता है और उसे तभी नामी मिलती है। नामी उसे वहां से चलने को कहती है, पर वो कहता है कि वो वहां से नहीं चल सकता क्योंकि उसे मॉन्ट ब्लैंक क्रिकेट पर जाकर बेल को रिंग करना है, जिससे सबको पता चल जाएगा कि सिटी ऑफ गोल्ड असल में स्काई में है। जब एंड्रू टॉप पर पहुंचता है, वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक राइगो रिवील करता है, जिसका यूज करके वो पूरी एंजल आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, क्लाउड्स में जाइगेंटिक होल्ड क्रिएट करके। पर जब वो गोल्डन बेल के पास पहुंचता है, तब वो एक उससे भी बड़ा राइगो बनाता है, जिससे पूरा स्काइपिया खत्म हो जाता। नामी रियलाइज करती है कि सब बीनस्टॉक में ही है, तो वो सबको कहती है कि वो प्लांट्स को कट डाउन करे ताकि वो एंड्रू के ऊपर गिर जाए। ज़ोरो पूरी कोशिश करता है पर वो प्लांट को कट नहीं कर पाता। जब वाइपर को पता चलता है कि लूफी बेल को क्यों रिंग करना चाहता है, वो अपने रिजेक्ट डायल से प्लांट को कट कर देता है और बीन स्टैक गिरने लगता है। वेवर की पूरी पावर को यूज करके नामी और लूफी फॉलिंग प्लांट को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे प्लांट एंड्रू की तरफ गिरने लगता है। लूफी फिर नामी को एक क्लाउड में पुश कर देता है और खुद राइगो में चला जाता है। स्काइपिया के लोग असली गॉड से एक्ट करने के लिए विश करते हैं। राइगो में लूफी गोल्ड बॉल को अपने अराउंड घुमाता है। गोल्ड से कंडक्ट करके राइगो उसके अराउंड फॉर्म हो जाता है और वो राइगो को ब्रेक कर लेता है। एंड्रू अब भी अपने पावर्स अनलीश कर रहा होता है, पर लूफी अपने आप को सीधा बेल्स के पास क्रैश करता है। लूफी के बेल्स से हिट करने के बाद बेल रिंग करती है, जिसकी आवाज हर जगह सुनी जा सकती थी। जाया के लैंड पर, जो स्काइपिया के ठीक नीचे था, वहां क्रिकेट और सारुयामा अलायंस भी उसकी आवाज सुनते हैं। क्रिकेट एक्सप्लेन करता है कि बिगिनिंग में ही ऐसा माना जाता था कि कोई मॉन्स्टर्स नहीं है, बल्कि वो शैडो है उन लोगों की जो स्काई में रहते हैं, जो कि बाद में सही प्रूव हो जाता है जब उन्हें लूफी की विक्टोरियस पोज में शैडो दिखती है। क्रिकेट रोने लगता है क्योंकि गोल्ड सिटी सच में एग्जिस्ट करती है और लूफी भी बिल्कुल ठीक था। उसके बाद वो किसी नए ड्रीम के बारे में सोचने लगा जिसे वो परस्यू कर सके, पर स्काइपिया के लोगों के लिए इसका कुछ और ही मतलब था। इसका मतलब था कि स्काइपियंस और शैंडियन के बीच वॉर अब खत्म हो चुकी है। एंड्रू और उसका शिप बॉल के साथ सी क्लाउड्स में गिर जाता है। सब लोग अपर यार्ड में इकट्ठा होते हैं। शैंडियन वॉरियर्स भी रिकवर करने लगते हैं और पता चलता है कि कॉनिस का फादर पागाया भी जिंदा है और जिन लोगों को फोर्स किया गया था एंड्रू के शिप बनाने के लिए, वो भी अपनी फैमिली से रियूनाइट कर जाते हैं। रात में वाइपर को होश आता है। उसका ख्याल कॉनिस, गनफॉल और उसके ट्राइब चीफ रख रहे होते हैं। वाइपर अपने चीफ से कहता है कि उन्हें स्काई पीपल से फाइट करनी होगी अपर यार्ड के कंट्रोल के लिए। जवाब में उसका चीफ कहता है कि लड़ाई तो दूर की बात है, बल्कि सब लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ एंड्रू भी रिकवर कर चुका होता है और वो डिसाइड करता है कि वो लोगों को उनका लैंड रखने देगा और अकेले ही अपने शिप को लेकर फेरी वर्थ चला जाता है, जो असल में मून होता है। अगले दिन सबको पता चलता है कि बेल फॉलन जायंट जैक में फंस गई है। शैंडियन और स्काइपियंस उसे मिलकर निकालते हैं, जो उनके बीच में यूनिटी शो करता है और उन्हें ये भी पता चलता है कि बीफ्राई के बेस पर एक पॉनेग्लिफ था, जिसे रॉबिन को लगता है कि इसमें एंशिएंट वेपन पोसाइडन की लोकेशन की इंफॉर्मेशन है। अब क्योंकि शैंडियन और स्काइपियंस के बीच अब फाइट खत्म हो गई थी, इसीलिए उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। इसीलिए वो इसे रॉबिन को ऑफर करते हैं और रॉबिन उसे ले लेती है। रॉबिन सरप्राइज्ड होती है ये देख के कि गोल्ड पर एक मैसेज है, जिसे खुद गोल्ड डी रॉजर्स ने लिखा है। उसे पढ़कर पता चलता है कि रियो पॉनग्लिफ की लोकेशन लाफ टेल पर है। स्ट्रॉ हैट्स को थैंक्स करने के लिए सब उन्हें बेलफ्राई का एक पिलर
ऑफर करते हैं, जिसे रॉबिन एक्सेप्ट कर लेती है। उधर ऊसॉप स्काइपियंस को डायल के बदले रबर बैंड्स बेचता है, ये कहकर कि इन्हें रबर बैंड्स से एंड्रू को हराया गया है। स्ट्रॉ हैट स्नेक के अंदर से भी सारे बैग ऑफ गोल्ड चुरा लेते हैं और जब रॉबिन बाकी लोगों के साथ गोल्ड पिलर को लेकर आ रही थी, तब सब लोगों को लगता है कि वो सब लोग उनकी तरफ ही एक कैनन से अटैक करने आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गोल्ड चुराया है। पर बाद में रॉबिन उन्हें सब समझाती है। इसके बाद स्ट्रॉ हैट्स गोइंग मैरी में बोर्ड कर जाते हैं और सबको बाय करते हुए वहां से चले जाते हैं। कॉनिस और पागाया उन्हें क्लाउड के एंड तक का रास्ता दिखाते हैं, जिसके बाद वो वापस ओपन ब्लू सी में लैंड करते हैं और अपने एडवेंचर को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद फिर से गानफॉल वापस स्काइपिया का गॉड बन जाता है। एनीमे में स्काइपिया से स्ट्रॉ हैट्स गोइंग मैरी के साथ मरीन बेस G8 में लैंड होते हैं, पर मांगा में वो सब ओपन ब्लू सी में ही लैंड होते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी आर्क यहाँ खत्म होती है और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।